हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10th का एसिड बेस सॉल्ट, उसका लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट लेक्चर में हमने एसिड और बेस को डिफाइन करने का जो अरेनियस कॉन्सेप्ट था वो देखा था, और अरेनियस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा था एसिड कौन होते हैं। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं अगर उनको किस में डाला जाए, पानी के अंदर डाला जाए, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, H+ आयंस। क्लियर है। ये थ्योरी हम लोगों को किसने दी थी, अरेनियस थ्योरी। क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस है जिनको अगर पानी में डाला जाए तो क्या प्रोड्यूस होने चाहिए, H+ आयंस। और बेस कौन है, बेस वो सब्सटेंस हैं जिनको अगर पानी में डिसॉल्व किया जाए तो क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, OH- आयंस। क्लियर है। ये थ्योरी हम लोगों को किसने दी थी, अरेनियस ने दी थी, और ये हम लेक्चर नंबर 1 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखिएगा थोड़ा और एसिड के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड का मतलब है कि हम एसिड को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, और क्लासिफिकेशन के 2 या 3 मेथड्स हैं, हम सारे देखेंगे। ध्यान रखिएगा। तो पहला मेथड है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिएंटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्शन। कहाँ से एसिड हमको मिला है, तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन मतलब हमें एसिड कहाँ से मिला है, 2 टाइप के एसिड इसमें होंगे। एक होगा मिनरल एसिड और दूसरे होंगे ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर है। तो मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब मैं एसिड को कहाँ से गेन कर रहा हूँ, उस आधार पर एसिड कितने टाइप का होगा, 2 टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होंगे मिनरल एसिड और एक होंगे हमारे ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड नाम से पता पड़ रहा है कहाँ से मिलते हैं, गेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहाँ से मिलते हैं, प्लांट और एनिमल्स। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम अर्थ, माइनिंग से। क्लियर है। मिनरल से, फ्रॉम अर्थ। क्लियर है। अब एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अर्थ से मिलने वाले एसिड हैं और जो ऑर्गेनिक एसिड है, इसको हम मान लीजिए हमें बंच ऑफ एसिड दिया हुआ है, उनके फॉर्मूलाज दिए गए हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ऑर्गेनिक एसिड कौन है और मिनरल एसिड कौन है। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी एसिड जिनमें COOH ग्रुप आए, कौन सा ग्रुप आए, COOH ग्रुप, वो कौन से एसिड कहलाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। तो पहला एग्जांपल इसका हम लोग देख सकते हैं CH3COOH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। और एसिडिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है, विनेगर से। कहाँ से मिलता है, विनेगर से। सिरका, जिसको हम अचार वगैरह बनाने में काम में लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है हम लोग जो ले सकते हैं, वो है COH वापस लगा दें, और ये जो फ्री वैलेंसी वहाँ पर H लगा दें। क्लियर है। देखिए, एसिडिक एसिड को बनाने का तरीका क्या है, COH लगाएं और यहाँ CH3 लगा दें तो बन जाएगा एसिटिक एसिड। अगर COOH लगाकर यहाँ एक H लगा दें तो ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड हमको कहाँ से मिलता है, कहाँ होता है, जो लाल चींटियाँ होती हैं, रेड एंड्स होती हैं, उनके स्टिंग में। मतलब अगर मान लीजिए आपको वो काट जाए तो डेफिनेटली हम लोगों को इरिटेशन होती है, जलन होती है। तो वो किस कारण से होती है, क्योंकि जो रेड एंड्स हैं, हनी बीज हैं, उनके स्टिंग में क्या होता है, एसिड होता है,
जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। अगेन कहाँ से मिला, एनिमल से। एसिटिक एसिड कहाँ से मिल रहा है, विनेगर से। और हम देख सकते हैं लैक्टिक एसिड, हम लोग ना लिख सकते हैं, फॉर्मूला तो हम नहीं जाएंगे। लैक्टिक एसिड जो कि हमें कहाँ से मिलता है, कर्ड से। कहाँ से मिलता है, कर्ड से। ध्यान रखें, दही में क्या होता है आपका, लैक्टिक एसिड। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम किसके लिए पढ़ सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड से। ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड होते हैं जिनको हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, डेफिनेशन आप लोग लिखिएगा, गेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जिनको हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्लांट और एनिमल से। तो फिर बात आती है मिनरल एसिड को हम इनऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं। ये थोड़ा सा एक और नाम आप याद रखिएगा। और इनऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिए इसमें हम लिख सकते हैं HCl, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद हम लिख सकते हैं H2SO4, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है। और जो हमारे 10th क्लास में काम आएंगे, एक और हम लिख सकते हैं HNO3, H कैपिटल, N कैपिटल, O कैपिटल, इसमें स्मॉल o मत लिखिएगा। HNO3 इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्लियर है। ये सब किस में काउंट होंगे, हम एक और एग्जांपल लिख सकते हैं। अगर मिनरल एसिड की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा हो गया जो बड़ा फेमस है, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा हो गया। क्लियर है, H2SO4। एक हम लोगों ने लिखा है नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3। एक और हम लोग लिख सकते हैं इसी में एक एग्जांपल, देखिए इनऑर्गेनिक का एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं H3PO4, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलेंगे इसे, फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलेंगे, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन कहाँ से हमको एसिड मिला है, उस आधार पर एसिड को हम दो हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हमारा हो जाएगा इनऑर्गेनिक एसिड यानी मिनरल एसिड, और दूसरा हमारा हो जाएगा ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। और जो मिनरल एसिड हैं वो हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, माइनिंग के माध्यम से, अर्थ से मिलेंगे, अर्थ के कोर से मिलेंगे। कौन से एसिड कहलाते हैं, यानी वेरियस मिनरल से मिलेंगे। ध्यान रखिएगा क्या कहलाते हैं मिनरल एसिड, HCl, HNO3, H3PO4, H2SO4। ये एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। इसमें एक और अच्छा एग्जाम्पल है, वो भी थोड़ा ध्यान रखिए। एक और एग्जाम्पल है H2CO3, इसको बोलते हैं हम कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये भी किस में काउंट करेंगे हम लोग, इनऑर्गेनिक एसिड में। किस में काउंट करेंगे, इनऑर्गेनिक एसिड में। तो ये क्लासिफिकेशन का तरीका हुआ। दूसरा देखिएगा तरीका, हम अलग अलग तरीके से एसिड को क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, कहाँ से हम लोगों ने एसिड को गेन किया है। दो तरीके से हमने क्लासीफाई किया, एक ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे एसिड का, ऑन द बेसिस ऑफ ये सब मीनिंग आपको क्लियर होने चाहिए। स्ट्रेंथ के आधार पर हम एसिड को कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। क्लियर है, स्ट्रेंथ के आधार पर एसिड कितने हिस्सों में डिवाइड करेगा, दो हिसाब से हम कैटेगराइज करेंगे। एक हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और एक हम बोलेंगे वीक एसिड। क्लियर है। देखिए वैसे भी स्ट्रेंथ के आधार पर चीजें दो टाइप की होंगी, एक शक्तिशाली होंगी और एक कम शक्तिशाली होंगी। तो एसिड में ये चीज कैसे जस्टिफाई आप लोग करेंगे, देखिएगा। देखिए पहली बात तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें नोट करके लिखें, जनरली ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए एक और चीज गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है जनरली, यानी यहां पर देखिए केमिस्ट्री दुनिया में एक्सेप्शन ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने लिखा है जनरली ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मिनरल एसिड हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, HCl, HNO3, H2SO4,
H3PO4, H2CO3, ये सब मिनरल एसिड हैं। तो ये क्या होने चाहिए इस कॉन्सेप्ट, इस नोट के अकॉर्डिंग? दे ऑल शुड स्ट्रॉन्ग एसिड, दे ऑल शुड बी स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन एक एक्सेप्शन है, H2CO3 मिनरल एसिड का एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी कहां पर काउंट होता है? वीक एसिड में। तो अब अगर मान लीजिए एक एक्सेप्शन है भी तो हम उसको याद रख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपको मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल लिखने हैं, क्या क्या लिखेंगे? HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड के। किसके एग्जाम्पल हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड के, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और वीक एसिड के एग्जाम्पल कौन है, ये भी आप नोट करके लिख लें। ऑर्गेनिक एसिड are the example of weak acid। ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, जो भी आपने ऑर्गेनिक एसिड अभी इससे पहले पढ़े हैं। क्या क्या आप लोगों ने पढ़े हैं? एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH, फॉर्मिक एसिड दैट इज HCOOH। यहाँ बॉन्ड लगा भी सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट ये आपका रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा वीक एसिड है, ये वीक एसिड है। और लिख सकते हैं जितने भी एडिबल एसिड हैं, क्योंकि देखिए हमने बोला ऑर्गेनिक एसिड जो प्लांट और एनिमल से मिले, और प्लांट और एनिमल से मिलने वाले एसिड एडिबल भी होते हैं, उन्हें हम इनटेक करते हैं हमारे फूड के साथ। क्लियर है? तो सिट्रिक एसिड इसका एग्जाम्पल हो सकता है, टार्ट्रिक एसिड इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ये दो बड़े फेमस है जो कि हमारे काम आते रहेंगे। दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड एंड दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। और एक और एग्जाम्पल जो स्पेशल है, जो कि है तो हमारा इनऑर्गेनिक एसिड, लेकिन इनऑर्गेनिक होने के बावजूद भी वीक एसिड का एग्जाम्पल है, तो इसको थोड़ा अलग से नोटेशन करके लिखेंगे हम। H2CO3, दिस इज व्हाट? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड किसका एग्जाम्पल है? वीक एसिड का। किसका एग्जाम्पल है? वीक एसिड का एग्जाम्पल है। कहाँ रखते हैं? मिनरल एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। स्टिल हम इसको काउंट कहाँ पर करते हैं? वीक एसिड में। सो दिस इज स्पेशल एग्जाम्पल, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। और बाकी अगर आपको वीक एसिड के एग्जाम्पल पिक करने हैं तो सिर्फ ये ध्यान दें, वो एसिड वीक एसिड होंगे जो एडिबल हों, खाने पीने की चीज़ों में मिलते हों, और जिसमें ये वाला ग्रुप आए COOH। तो जहाँ COOH दिख जाए, कौन सा एसिड कहलाएगा? वीक एसिड। एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ आपके, देखिए एक और अच्छा सा एग्जाम्पल है, याद अगर आपको हो तो बहुत अच्छी बात है। ये COOH, अब तक हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर H जोड़ा था तो हमें फॉर्मिक एसिड मिला, फिर हमने वापस COOH लिखा, यहाँ CH3 लिख दिया तो हम लोगों को एसिटिक एसिड मिला। और एक और एग्जाम्पल आप याद करिए, COOH को, ये बॉन्ड जो यहाँ पर है इसको हम नीचे भी लिख सकते हैं, ये हमारी चॉइस है, यहाँ एक और COH जोड़ दें तो ये कौन सा एसिड कहलाता है? ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड कहलाता है? ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड कहलाता है? ऑक्जेलिक एसिड। दो COOH जहां मौजूद हो वो एसिड क्या कहलाता है? ऑक्जेलिक एसिड। क्लियर है? किसका एग्जांपल है? वीक एसिड का। अब एक्चुअली हमने ये तो ट्रिक पढ़ा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, बट किस टर्म में कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा या वीक एसिड कहलाएगा, इसको हम देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। पहले तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर लिया एसिड का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। दो टाइप के एसिड होंगे, या बिल्कुल नोट्स बनाते हुए डेफिनेशन भी लिखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड कहलाते हैं, कौन सा एसिड कहलाते हैं? जो मिनरल एसिड हो। मिनरल एसिड हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और वीक एसिड कौन सा एसिड कहलाते हैं? जो ऑर्गेनिक एसिड हो, एक एक्सेप्शन के साथ, H2CO3। Though the H2CO3 is an example of mineral acid, still we count it in weak acid. So now अब हमको ये देखना है कि किसी एसिड को वीक बोलने के लिए और स्ट्रॉन्ग बोलने के लिए what is the main criteria? Actually what is the logic behind कि हम किसी एसिड को बोले कि यार ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, तो वो देखिए हम कैसे डिफाइन करेंगे। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड की, देखिए बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट, आप जरूर इसको ढंग से समझिए। देखिए इसका मतलब यह है कि मैं अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूं तो एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? वो एसिड
जिनको यदि पानी में डिसॉल्व किया जाए तो वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएं। क्या बोला मैंने? वो एसिड जिनको यदि पानी में डिसॉल्व किया जाए तो वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, तो ऐसे एसिड क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल होंगे, ध्यान रखिएगा। दोज एसिड, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एसिड पानी में जाने के बाद क्या देता है? H+ आयन देता है। बट अब कंडीशन देखिएगा, दोज एसिड्स विच when dissolve in water and get completely ionized, then that acid is known as strong acid। वो एसिड तो कहलाएगा क्योंकि वो आयोनाइज हुआ, और आयोनाइज होकर उसने क्या दिया? H+ दिया, लेकिन वो कंप्लीटली आयोनाइज हुआ। सो द मेन कीवर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड इज व्हाट? अगर हम देखें, कंप्लीटली। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कीवर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट एसिड इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब क्या है? देखिए, अब यहीं से वीक एसिड की डेफिनेशन भी आप बना सकते हैं। क्या बनेगी? दोज एसिड्स विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर get partially ionized, they are not completely ionizing, they are partially ionizing, so those acid will be known as weak acid। अब देखिए इसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे समझें इस एग्जांपल को। मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं, एक मैं स्ट्रॉन्ग एसिड से उठा रहा हूं और एक मैं वीक एसिड से उठा रहा हूं। अब आपको एक एक एग्जांपल दोनों का पता होना चाहिए। पॉज करके अपने मन में खुद सोचें। स्ट्रॉन्ग एसिड का एक एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिख सकते हैं? HCl। क्या लिख सकते हैं? HCl। और वीक एसिड का एग्जांपल हम लोग क्या लिख सकते हैं? बड़ा फेमस CH3COOH। रट लें, कमेंट बॉक्स में आप 5 स्ट्रॉन्ग एसिड और 5 वीक एसिड के एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे। वीक एसिड के फॉर्मूलाज अगर याद नहीं हो तो कोई इशू नहीं है, नाम लिखें, लेकिन कमेंट बॉक्स में 4-4 या 5-5 वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे। देखिए, ये HCl था हमारे पास में। अब मैंने इसको क्या किया? पानी में डाला। किस में डाला? पानी में। मान लीजिए इसकी क्वांटिटी हम लोगों को पता है, और क्वांटिटी की बात हम 9th क्लास में करके आ चुके हैं। किसी भी कंपाउंड को मोल में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास में 1 मोल ऑफ HCl है, सपोज कीजिए। कितना है? 1 मोल। और सेम क्वांटिटी मेरे पास में CH3COOH की भी है। कितनी है? 1 मोल। कितनी है? 1 मोल। दोनों को हम लोगों ने किस में डाला? पानी में डाला। दोनों को हमने किस में डाला? पानी में डाला। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको हॉरिजॉन्टली नहीं लिखकर वर्टिकली लिख रहा हूँ, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज़ दोनों एसिड में कॉमन है, दोनों एसिड में एक चीज़ कॉमन है, क्योंकि दोनों एसिड हैं तो दोनों एसिड होने के कारण पानी में जाते ही क्या रिलीज करेंगे? H+ आयन। और क्योंकि यहाँ HCl से जुड़ा है तो डेफिनेटली H रिलीज होगा, H1+ बनेगा और Cl1- बनेगा। इसमें कोई शक किसी को भी नहीं होना चाहिए, ये सब लोग जानते हैं। मैं HCl की बात करूं तो वो एसिड है, पानी में जाते ही H+ देगा। मैं CH3COH की बात करूं तो डेफिनेटली एसिड है, पानी में जाते ही क्या देगा? H+ देगा। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सा वाला H टूटेगा? ये वाला टूटेगा, ऑक्सीजन के पास वाला। क्या बनेगा? CH3COO1-, यहाँ एक्वस लिखेंगे, और प्लस H+। अब देखने वाली बात क्या है? देखिए, यहां हमने 1 मोल HCl लिया, तो ध्यान रखिएगा पूरा का पूरा 1 मोल HCl डिसोसिएट होगा और कंप्लीटली आयोनाइज होगा, और हमें 1 मोल क्या मिलेगा? H+ मिलेगा, और 1 मोल हमें क्या मिलेगा? Cl- मिलेगा। 1 मोल लिया, उसका पूरा जो ब्यौरा है वो यहां पर है। 1 मोल इज डिसोसिएटिंग इन वाटर टू गिव 1 mole H+ and 1 mole Cl-, which is indicating that HCl is completely ionizing। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि सपोज कीजिए आपने कंटेनर लिया और उसमें आपने क्या डाला? वाटर डाला। क्लियर है? अब ये वाटर डालने के बाद आपने इसमें क्या डाला? ये जो इंडिकेशन है ये किसको? ये मान लीजिए आपने HCl डाला 1 मोल। अब जैसे ही आपने HCl 1 मोल पानी में डाल दिया तो डेफिनेटली पानी में जाने के बाद वहां पर आपको HCl मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, अब सिर्फ आयन और आयन और आयन ही हैं।
H प्लस और Cl माइनस के रूप में, क्योंकि HCl कंप्लीटली क्या हो चुका है, डिसोसिएट हो चुका है। बट वीक एसिड के केस में क्या होता है, वीक एसिड के केस में इसको अगर आप 1 मोल से अगर आपको ज़्यादा अच्छा समझ में नहीं आता है तो आप इसको समझ लीजिए कि हमारे पास में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl हैं और यहां हमारे पास में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COH हैं। तो यहां जो 10 मॉलिक्यूल ऑफ HCl हम लोगों ने लिए थे, जैसे ही उनको पानी में डाला तो 10 तो हमें H प्लस मिल जाएंगे और 10 हमें Cl माइनस मिल जाएंगे, क्योंकि कंप्लीटली आयोनाइजेशन इज टेकिंग प्लेस। लेकिन अगर हम CH3COH की बात करें तो 10 मॉलिक्यूल अगर हम लोगों ने CH3COH के लिए हैं, तो जब आप पानी के अंदर आयंस की बात करेंगे कि मुझे कितना CH3COO माइनस मिला, कितना H प्लस मिला, तो आप काउंट करके यहाँ पे आपको हो सकता है कि केवल 2 नंबर्स ऑफ H प्लस मिलें। क्लियर है? तो 2 नंबर्स मिलेंगे तो ये भी कितने होंगे, 2 नंबर्स ऑफ CH3COO माइनस, CH3COO माइनस। तो बाकी बचा हुआ क्या होगा पानी के अंदर, मतलब CH3COOH कंपाउंड रूप में भी मौजूद है, वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ। आ रहा है क्या समझ में? इसीलिए क्या कहलाएगा, वीक एसिड। और इसीलिए यहां जो ये एरो बीच में लगा रखा है, ये एरो ऐसे नहीं बनता, ये रिवर्सिबल एरो होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर CH3COOH का कंप्लीटली आयोनाइजेशन नहीं होता। क्वेश्चन आया हुआ है NTSC के अंदर कि अगर CH3COH को पानी में डाला जाए, यानी द एक्वस सोल्यूशन ऑफ CH3COOH में, क्या केवल आयंस होंगे, क्या केवल कंपाउंड यानी CH3COH होगा, या बोथ आयंस एंड कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल होगा? तो आंसर क्या लगाएंगे, बोथ आयंस भी होंगे और कंपाउंड भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर CH3COOH टूटकर आयन बनाता है और फर्दर ये वापस आपस में कनेक्ट होकर क्या बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं। इसको ऐसे समझिएगा कि CH3COOH इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि पानी में जाने के बाद वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, जबकि HCl क्या है, पानी में जाने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। जितना HCl लेंगे सारा का सारा टूटेगा पानी के अंदर और क्या बनाएगा, उतने ही H, जितना हमने मॉलिक्यूल लिए हैं उतने ही हमें H प्लस मिलेंगे और उतने ही हमें Cl माइनस मिलेंगे। जबकि वीक एसिड में, वीक एसिड पानी में जाने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। क्या, कैसे डिसोसिएट होता है, पार्शली। अब कुछ लोग मैथमेटिकली दिमाग लगा रहे होंगे कि CH3COOH तो जब हम लोगों ने तोड़ा तो यहाँ पे भी एक H प्लस मिला और यहाँ पर भी एक H प्लस मिला, लेकिन आप इस गणित को ऐसे ना समझें। ये हम किस में बात कर रहे हैं, जब इस H प्लस से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको ये देखना है। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए हम लोगों ने 1 kg सब्जी खरीदी। अब 1 kg ऑफ सब्जी हम लोगों ने खरीदी, तो पूरी की पूरी सब्जी जो हमने कच्ची खरीदी थी उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, एक टेस्टी सब्जी बनाने में कन्वर्ट किया। सारी की सारी सब्जी को हम लोगों ने क्या किया, कंज्यूम किया। लेकिन जो वीक की बात अगर हम करें तो वीक में क्या होता है कि आपने 1 kg सब्जी का लिया है, लेकिन आपने उसमें से केवल कुछ पार्शली 250 ग्राम्स या मान लीजिए 200 ग्राम्स ही यूज़ किया है, पूरा 1 kg यूज़ नहीं किया है। उसका कंपाउंड अभी भी बाकी है, भले ही आपने उसको किस में डाल दिया है, पानी के अंदर। तो किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करता है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ये ध्यान रखिएगा, हम आगे जब pH पढ़ेंगे तो यही लाइन वापस पढ़ेंगे वहां पर कि किसी भी एसिड का स्ट्रेंथ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में जाके कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, वीक एसिड पानी में जाने के कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। यहाँ एरो कौन सा लगेगा, हमेशा रिवर्सिबल का, डबल हेडेड एरो। तो अगेन अगर मैं ये देखूं कि अगर आपको एसिड की स्ट्रेंथ को काउंट करना है तो कैसे करेंगे, एक लाइन हम लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज proportional to H plus ion concentration। concentration का मतलब होता है क्वांटिटी, concentration का मतलब क्या है, क्वांटिटी। जैसे मैंने बोला कि आपने 10 मॉलिक्यूल ऑफ HCl लिए थे, किसमें, पानी के अंदर, तो आपको जो H प्लस मिले वो कितने मिले, 10 H प्लस। क्लियर है? लेकिन अगर आप 10 मॉलिक्यूल
10 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड लेंगे या फॉर्मिक एसिड लेंगे या कोई भी वीक एसिड लेंगे, किसमें, पानी के अंदर, तो आपको H+ कितना मिल रहा है, हो सकता है ओनली 2H+ आयंस, कम ही मिलेंगे, सारा एसिड डिसोसिएट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा वीक एसिड के केस में। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो अगेन, अगर आपको आज एक अच्छी चीज पता पड़ गई कि अगर आपको किसी एसिड की स्ट्रेंथ को चेक करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने दो अलग अलग एसिड लिए, सपोज वी हैव टू एसिड A एंड B, दोनों बराबर क्वांटिटी में हैं, इसको भी हमने पानी में डाला, इसको भी हमने पानी में डाला। जब हम लोगों ने देखा जो पहला वाला एसिड है वो पानी में जाने के बाद कंप्लीटली आयनाइज हुआ, तो हमें H+ आयन भी ज़्यादा मिलेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ज़्यादा टूटेगा तो ज़्यादा H+ बनेंगे। और जो ये वाला एसिड है B एसिड जो है, जब इसको हमने पानी में डाला तो कंप्लीटली आयनाइजेशन नहीं हुआ, तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन भी हमें नहीं मिलेंगे प्रॉपरली। वहाँ पर कुछ एसिड ऐसा है जो स्टिल कंपाउंड स्टेट में है, वो आयन्स नहीं बना रहा, तो वहाँ पर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होने के कारण जो B एसिड है दैट विल बी वीक एसिड इन कंपैरिजन टू A, ये आप ध्यान रखिएगा। सो किसी भी एसिड का स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करता है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर, क्लियर है। तो ये हमारा क्राइटेरिया है। अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी, एसिड को दो हिसाब से कैटेगराइज क्लासिफाइड किया, फर्स्ट उसका ओरिएंटेशन कहाँ से वो मिला है, दूसरा हमने उसकी स्ट्रेंथ के आधार पर एसिड को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। एग्जाम्पल्स मेमोराइज किए, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया कि कौन से किस एसिड को हम वीक एसिड की कैटेगरी में रखेंगे। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है, जितने भी एडिबल एसिड्स हैं, जितने भी ऐसे एसिड जो हमें प्लांट और एनिमल से मिल रहे हैं, उनको हम कहाँ पे रख रहे हैं, वीक एसिड की कैटेगरी में। और व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द मेन थ्योरी बिहाइंड दैट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये आप ध्यान रखिएगा, जिसको आगे 11-12 क्लासेस में बहुत अच्छे से यही पढ़ाएंगे, लेकिन कहने का तरीका बदलेगा वहाँ पर। और अभी हम 10th क्लास में थोड़ा सा बात करेंगे pH के बारे में, स्ट्रेंथ को और नापने के लिए। अभी स्ट्रेंथ के लिए आप ये याद रखें, जितना ज़्यादा H+ आयन देगा पानी के अंदर जाने के बाद, वो एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए थर्ड पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, तो हम लोगों ने दो क्लासिफिकेशन तो पढ़ लिए, थर्ड हम एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे। ये लाइन अच्छे से देखिएगा, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। अब ये क्या चीज है, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड क्या चीज है, क्लियर है। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड का मतलब क्या है, देखिए इसको समझने के लिए बहुत परफेक्ट, पहले तो मैं डेफिनेशन इसकी लिखूं, नंबर ऑफ रिमूवेबल, दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, नंबर ऑफ रिमूवेबल हाइड्रोजन number of removable hydrogen is known as basicity of an acid। कैसे देखिएगा, जैसे देखिए मेरे पास में चार अलग अलग एसिड हैं, एक HCl, दूसरा H2SO4, थर्ड हम ले लेते हैं H3PO4, क्लियर है। फोर्थ हम ले लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड, आज ही पढ़ा है ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, COOH, और नीचे एक और COH आप टिका दें। इन सबको आप किस में डालें, इन सबको आप किस में डालेंगे, प्लस H2O। अरेनियस के अकॉर्डिंग H2O बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, किसी भी सब्सटेंस को एसिड बताने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, पानी। अब आप देखिएगा, जैसे ही आप पानी में डालेंगे ये क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे, क्या बनेंगे, H+ प्लस Cl-, नीचे एक्वस आपको लिखना है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, लेकिन आप अपने प्रैक्टिस में जरूर रखिएगा, क्योंकि ये घटना सिर्फ पानी के कारण ही हुई है। अगला देखिए, यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो पानी में जाने के बाद कितने H+ आयन देगा, 2,
कितने देगा 2, तो यहाँ बनेगा ट्वाइस ऑफ H प्लस एक्वस प्लस SO4 2 माइनस H3PO4 की बात करें तो H3PO4 कितने देगा 3। इसका मैंने रीज़न आपको बताया था, अगर आप H3PO4 का स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा कुछ यहाँ पर आपको दिखेगा, ध्यान रखिएगा। एक्चुअली 3 हाइड्रोजन है, किससे जुड़े हैं, डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़े हैं। और एसिड में क्या होता है, वो हाइड्रोजन निकलते हैं जो डायरेक्टली किससे जुड़े हों, रिमूवेबल हाइड्रोजन कौन से होते हैं, जो फॉन्सल से जुड़े हों। तो ये ऑक्सीजन से जुड़े हैं तो डेफिनेटली 3 हाइड्रोजन निकलेंगे, क्या बनेगा थ्राइस ऑफ H प्लस प्लस बचे हुए के ऊपर क्या आ जाएगा, उतना ही नेगेटिव, जितने हाइड्रोजन निकलेंगे उतना नेगेटिव चार्ज, फॉस्फेट आयन इसको हम बोलते हैं। और यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिएगा ये वाला हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये वाला हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से जुड़ा है, दोनों निकलेंगे पानी में जाते ही। तो क्या बनेगा ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस क्या बचेगा C2O4, इसको मैं कंबाइन करके लिख रहा हूँ, 2 माइनस लिख सकते हैं। 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो इस हाइड्रोजन के निकलने के कारण यहाँ पे 1 माइनस आएगा, इस हाइड्रोजन के निकलने के कारण भी यहाँ पे 1 माइनस आएगा। 1 माइनस और 1 माइनस कितना हो जाएगा 2 माइनस, अक्यूमुलेट करके लिख दें C2O4। और ऑक्जेलिक एसिड से ये नेगेटिव आयन बना है, इसलिए इसको हम बोलेंगे ऑक्जिलेट आयन। क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट ऑक्जिलेट आयन। अब आप देखिए एक और एग्जांपल लिख लेते हैं बेसिसिटी की डेफिनेशन को और डिफाइन करने के लिए। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा वापस एक बार। देखिए एक और एसिड हम लोग ले लेते हैं, ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन करके जाएगा बेसिसिटी की डेफिनेशन। इसको आप डालें पानी के अंदर। अब यहाँ पर कौन सा वाला हाइड्रोजन निकलेगा, जो किससे जुड़ा हो, ऑक्सीजन से, जो किससे जुड़ा हो, ऑक्सीजन से। क्या बनेगा CH3COO1 माइनस, ब्रैकेट जरूर लिखिएगा, प्लस H प्लस, इसको हम क्या बोलेंगे एसीटेट आयन, एसिटिक एसिड से बना है। क्लियर है। अब आप देखिए यहां पर दिखने में कितने हाइड्रोजन थे 4, कितने हाइड्रोजन है 4, लेकिन एक्चुअली रिमूव होने वाला कितना है सिर्फ 1। तो इसीलिए द बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड विल बी 1। क्लियर है। ऐसे ही आप HCl में देखें, एक ही हाइड्रोजन है वही निकलेगा, इसलिए HCl की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1। इसको हम लिख लेते हैं यहीं पर। देखिए टेबुलर फॉर्म में अगर हम बनाए तो यहां मैं बेसिसिटी अगर लिखूं तो यहां बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1, किसकी, एसिटिक एसिड की। HCl की बेसिसिटी कितनी होगी 1, क्योंकि यहाँ पे कितना हाइड्रोजन मिला है, रिमूव कितना हाइड्रोजन हुआ है पानी के अंदर 1। H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होगी 2, क्योंकि पानी में जाते ही कितने H प्लस मिले हमको 2 H प्लस। ये हमारा कौन सा एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी 3। क्लियर है। ऐसे ही ऑक्जेलिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी 2, क्योंकि पानी में जाने के बाद हम लोगों को कितने H प्लस मिले हैं 2 H प्लस। आएगा समझ में। तो जो बेसिसिटी है वो ये बताती है कि कोई भी एसिड पानी, मैथमेटिकली बताती है कि कोई भी एसिड पानी में जाने के बाद एक्चुअली नंबर ऑफ उसका एक मॉलिक्यूल, उस एसिड का एक मॉलिक्यूल पानी में जाने के बाद कितने H प्लस आयन रिलीज कर सकता है, वो कौन बताता है, बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो एसिड के लिए हम क्या शब्द यूज कर रहे हैं, बेसिसिटी, और बेस के लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे, एसिडिटी। वो हम बेस में पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट है जब हम वहां पढ़ेंगे। तो बेसिसिटी देखकर हम किसी एसिड की स्ट्रेंथ नहीं बता सकते, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे कुछ लोग यहाँ देखकर बोल रहे होंगे कि H3PO4 पानी में जाने के बाद थ्राइस ऑफ H प्लस दे रहा है, नहीं, दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड तो हम एक्चुअली हमको देखना होता है कि वहां पानी में कितनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, क्या सारे H3PO4 डिसोसिएट हो गए हैं, क्या देखिए वीक एसिड जो होते हैं वो पानी में जाने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, उनके कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं और कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहते हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड का क्राइटेरिया क्या है, जितना भी एसिड आपने लिया है सारा पानी में जाने के बाद क्या होगा, डिसोसिएट होगा। जितने मॉलिक्यूल आपके इसमें एसिड के थे उतने ही मॉलिक्यूल हमें H प्लस यानी कॉरस्पॉन्डिंग आयंस के भी मिलेंगे। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, बेसिसिटी केवल एक नंबर गेम आपको बताती है कि कोई भी जो एसिड है पानी में जाने के बाद कितने H प्लस आयन देने वाला है। आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फॉर्मिक एसिड की बेसिसिटी 1 होती है जबकि उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, रीजन के साथ दीजिएगा। द क्वेश्चन इज कि वाई द बेसिसिटी ऑफ फॉर्मिक एसिड इज 1 वाइल
देयर आर 2 हाइड्रोजन इन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मिक एसिड का पहले फॉर्मूला रिकॉल कीजिएगा, फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखें। तो ये हम लोगों ने पढ़ा किसी भी एसिड की बेसिसिटी। क्लियर है? क्या क्या हम लोगों ने आज पढ़ा, एक बार हम रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने अरेनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अरेनियस के अकॉर्डिंग कौन एसिड है, तो ये अब आप लोगों को अच्छे से पता है, जो पानी में जाने के बाद H+ आयन रिलीज करें। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एसिड का क्लासिफिकेशन मैंने पहला क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया कि एसिड का को हमने बनाया कहाँ से है, किससे बना है। 2 टाइप के होते हैं, मिनरल एसिड जिनको इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, और दूसरा जो है वो है ऑर्गेनिक एसिड, जो कि हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्लांट और एनिमल से। जो सेकंड क्लासिफिकेशन था वो था एसिड को हमने डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। 2 टाइप के बने, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन वीक एसिड होता है, पहले हम लोगों ने इनके एग्जाम्पल देखे, फिर हमने क्राइटेरिया देखा कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है किसी भी एसिड के स्ट्रॉन्ग और वीक होने में। क्लियर है? तो कौन डिसाइड करता है? H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, जब आप उसको पानी में डालते हैं। फिर हम लोगों ने देखा किसी भी एसिड की बेसिसिटी क्या होती है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम और देख लेते हैं। देखिए, एक और क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, एक और क्लासिफिकेशन हम ऐसे पढ़ सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये बुक में अलग अलग स्टाइल में लिखा हो सकता है, हम इसको समझने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट चाहिए। 2 टाइप के होते हैं, डाइल्यूटेड, ये आप लोगों ने पढ़ा है, एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अब डाइल्यूटेड एसिड क्या होगा? देखिए, इसमें भी एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। हम एसिड को एक्चुअली डाइल्यूट का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई मेहमान आपके घर पे आए और वो मेहमान आपको ज़्यादा पसंद नहीं है, और आपके पापा ने आपको कहा या आपकी मदर ने आपको कहा कि यार इनके लिए चाय बना के लाओ। बड़ा गुस्सा मुझे उनके ऊपर आ रहा है कि यार ये आए क्यों इस टाइम पे जब मैं खेल रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे? चाय बनाएंगे और बहुत सारा पानी डाल देंगे। क्लियर है? तो बहुत सारा पानी है, इसलिए वो चाय क्या बन जाएगी? डाइल्यूटेड। क्या बन जाएगी? डाइल्यूटेड। और कॉन्सेंट्रेटेड, मान लीजिए आपका कोई अच्छा दोस्त आया है और आपको उसको बहुत अच्छी सी चीज़ बना के खिलानी है, आपके मदर ने आपको कहा कि इसके लिए अच्छी सी चाय बना के ला, तो आपने पूरी चाय किसकी बनाई है? दूध की बनाई है, मिल्क की बनाई है। सो दैट टी विल, यानी पानी बहुत कम और मिल्क बहुत ज़्यादा, तो क्या कहलाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड। और डाइल्यूट का मतलब पानी बहुत ज़्यादा और मिल्क बहुत कम, तो क्या कहलाएगा? डाइल्यूट। सेम एसिड के लिए कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए किसी एसिड में बहुत सारा पानी मिला हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? डाइल्यूटेड एसिड। अच्छा, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी एसिड को डाइल्यूट करने का तरीका क्या होता है। तो आप क्या करेंगे? पहले आप एक कंटेनर लेंगे, उसमें आप पानी डाल लें, ऊपर से उसमें एसिड डालेंगे। कभी आप एसिड में पानी नहीं डालेंगे, पानी में एसिड डालेंगे। इसका रीज़न क्या है कि जब आप एसिड को पानी में डालते हैं या एसिड जब पानी के कांटेक्ट में आता है, तो इट्स अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहाँ पर क्या हीट लिबरेट होती है, तो डालने वाले को नुकसान हो सकता है, जल सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? पहले पानी रखते हैं बहुत सारा और उसमें आप एसिड की क्वांटिटी ऊपर से डालेंगे। उससे होगा क्या? जो भी हीट लिबरेट होगी वो पानी उसको क्या कर लेगा? सोख लेगा, तो सीवियर इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने पहले से ही बहुत सारा एसिड ले रखा है और उसके अंदर पानी डाल रहे हैं, तो एकदम से क्या हो सकता है? फ्लैश आउट हो सकता है और आपको ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इससे बचने के लिए किसी भी एसिड को डाइल्यूट करने का तरीका क्या है? पहले कंटेनर में पानी लें और ऊपर से आप क्या डालें? एसिड। ये ध्यान रखिएगा। तो डाइल्यूट एसिड क्या होता है? वाटर की क्वांटिटी क्या होगी? ज़्यादा। वाटर की क्वांटिटी क्या होगी? आप इसको सिर्फ इतना सा लिख लें, वाटर क्वांटिटी क्या होगी? ज़्यादा। और यहाँ वाटर क्वांटिटी क्या होगी? क्या होगी? कम। तो अब इसके अंदर भी अगर आपसे एक एग्जांपल पूछ लें, HCl भी 2 टाइप के हमारे पास में हो सकते हैं।
एक डाइल्यूटेड HCl और एक कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl स्ट्रॉन्ग होता है हमेशा और डाइल्यूट HCl हमेशा क्या होगा, वीक। यानी किसी भी एसिड का जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और डाइल्यूट फॉर्म क्या होगा, नाम से पता पड़ रहा है क्या होगा, वीक होगा, क्योंकि वहाँ पर HCl की क्वांटिटी क्या है, कम। क्लियर है। तो इनमें भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि HCl खुद अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन इसको भी फिर हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, डाइल्यूट HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl में HCl ज़्यादा, पानी कम, सिवियर फॉर्म होगा, ध्यान रखिएगा, यानी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और डाइल्यूटेड एसिड में पानी बहुत ज़्यादा है और HCl बहुत कम है, तो इसीलिए वो HCl जो कहलाएगा वो डाइल्यूटेड एसिड कहलाएगा और क्या कहलाएगा, वीक एसिड। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज जो भी क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़े हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ढंग से नोट्स बनाइएगा और बहुत प्रॉपर्ली पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4 में कौन कम सिवियर होगा, कौन वीक एसिड होगा एंड वाई। क्लियर है, आज के लिए काफ़ी है।